तो सर आप अपनी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में बताएंगे टिल नाउ। Worked for some time in Japan around 2004, 2005. I think I am literally carrying Indian flag on my chest. मान लीजिए कि इंडिया के अंदर आप जो मार्केट देखते हैं, मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट आता है, वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आता है? ये बड़ा फेमस किस्सा है जो कहते हैं कि मोदी जी करीब 15-20 साल पहले सिंगापुर गए थे। जितने भी लोग वहाँ सर्विस कर रहे थे वो इंडियन, तो उन्होंने पूछा आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? उन्होंने कई रीज़न बताए। उसके बाद मोदी जी ने वापस आके गिफ्ट सिटी की नींव रखी। तब तो खैर वो चीफ मिनिस्टर थे। चीफ मिनिस्टर होते हुए उन्होंने ये सोच लिया था उसका इम्पैक्ट इंडिया में बहुत मल्टीपल डायरेक्शंस में होने वाला है। गिफ्ट सिटी के अंदर शिपिंग कंपनीज आ चुकी हैं, वो अपने जहाज ले चुकी हैं, बाहर की कंपनी आ चुकी हैं, आपके पास जापान की कंपनी आ चुकी है। दुनिया में कोई भी फाइनेंशियल सेंटर हो, आज तक ऐसा फाइनेंशियल सेंटर नहीं बना। इंडियन अनलिस्टेड कंपनीज, दोज कंपनीज कैन लिस्ट ऑन IFSC exchange. But I think you think of education, you think of finance, you think of aviation, shipping, anything that you tech. तो मोदी जी ने एक बहुत अच्छा एक बोला था, वेलकम टू टॉकिंग चेयर्स, जहां हम मिलते हैं उन नेशन बिल्डर्स से जो पर्दे के पीछे कमाल का काम करते हैं। जैसे मूड ऑफ फूड लग्जरी फर्नीचर को स्टाइलिश और हैसल फ्री बनाता है, वैसे ही यहाँ मिलते हैं इंस्पायरिंग आइडियाज एंड स्टोरीज। पावर्ड बाय मूड ऑफ फूड, लग्जरी फर्नीचर अब बने स्टाइलिश और हैसल फ्री। आज हमारे साथ है एक विजनरी लीडर जिन्होंने फाइनेंशियल सर्विसेज और स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। गिफ्ट सिटी के विकास और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए उनसे जानते हैं उनका सफ़र, लीडरशिप इनसाइट्स और एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब की उनकी सोच। स्वागत है आशुतोष शर्मा जी का टॉकिंग चेयर्स पर। वेलकम सर। धन्यवाद। तो सर आप अपनी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में बताएंगे टिल नाउ, कैसे रहा, क्या रहा? एज आई मेंशन, एक आई एम एन इंजीनियर। मैंने 2003 में इंजीनियरिंग की थी दिल्ली में, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। Decent. I think I joined my first job in power company. Okay. And a distribution company. For some reason, I had to quit that. In around 2 months. Then I joined a marquee MNC, Siemens. Okay. Again into R&D. But मजा नहीं आ रहा था, तो I quit that also in few months. Okay. Then I joined Infosys, tech company. वो भी उसका join करने का reason ये था कि I was reading a newspaper, उसमें इतना कुछ टेक के बारे में लिखा हुआ था, and I was thinking this is the right way to go. So I took a call and quit this power industry and joined the tech company. And then I think I was there. I worked for some time in Japan around 2004, 2005. Then I moved to States for a good amount of time. And when I was in States, again, I remember that these are the times when I decided that MBA करने की इच्छा बहुत थी अंदर, जो हमने करा नहीं था। It's because you're earning the right amount of money, you're staying in the States. But then parents wanted to come back, so I decided to do my GMAT there. So I did my GMAT. I applied for ISB, IIM Calcutta. I got through both, but I decided to go into ISB Hyderabad. And after graduating, idea ये था ISB जाने का भी मुझे finance करना है. So I graduated in finance and strategy. And then from that I joined banking. Financial industry, went to Mumbai and one of the largest private bank in India, and from there I moved to Hong Kong in banking again 2014. Okay. And what I was doing there is global business, regional roles. I've done it all, and then I decided to, this project was happening in GIFT, and I was seeing what is happening in Hong Kong, what is happening in other parts of the world, and Hong Kong was losing its shine to some extent at that point in time, due to various reasons, and we decided let's see and help India develop the financial center if we can. So it came into Gift City. It's inspiring journey, sir. It's quite interesting also. सर आपको किस चीज़ से मोटिवेशन मिलता है और वर्क लाइफ बैलेंस आप कैसे मैनेज करते हैं? वर्क लाइफ बैलेंस इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, और आज की जनरेशन जो व्हाट डू यू कॉल इट, वो कुछ कहते हैं ना, फायर, रिटायर अर्ली, उनके लिए वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब अलग है। ट्रू। मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल से आता हूँ, तो मेरे लिए वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब अलग है। सो आई विल कम टू वर्क लाइफ बैलेंस, बट मोटिवेशन किससे मिलता है? आई वुड से इट्स नॉट कांस्टेंट फॉर मी। मेरे लिए वो हमेशा चेंज होता रहा है। तो शुरुआत में जब हम पढ़ाई कर रहे थे, तो यू नीड टू एस इट ऑल, गोइंग टू टॉप टियरिंग स्कूल्स, कॉलेजेस, उससे मिलता था।
when I went out in other countries, worked in different countries, different continents in my life journey, वहाँ push मिलता था from different things in terms of proving that as an Indian you're performing in different countries, वो अलग kick मिलता था. क्या बात है. Then I moved into private job, I became a banker. उसके अंदर एक numbers होता है, because then you run after money at some stage in time. Where I stand today and the job that I'm doing right now, I think I am literally carrying Indian flag on my chest. So मेरे को किक मिलता है देश के नाम से अभी, and क्या हम contribute कर पा रहे हैं society को. And the way India is positioned right now, I think Indians should wear the flag on the chest. Very true, sir. Very true. सर, यंग प्रोफेशनल्स और एस्पायरिंग लीडर्स के लिए आपकी कुछ वैल्यूएबल इनसाइट्स. यंग प्रोफेशनल्स के लिए फर्स्ट आई वुड से दैट मेरा एक इम्पोर्टेंट एक किस्सा हुआ था, मैं आपको समझाता हूँ कि एक मैं जब बैंकर बना, मैं बॉम्बे में गया तो वहाँ पे एक कंपटीशन देखा मैंने, इकोनॉमिक टाइम्स का यंग इंडिया लीडर कंपटीशन था एक. एंड आई सॉ दैट कंपटीशन एंड आई सेड यार, उसमें एक फोटो थी और उस बंदे से मैं बहुत मिलना चाहता था. उसमें जो फाइनल अवार्ड था वो था कि आप कुछ लोगों से मिल सकते हैं. उनमें से एक आनंद महिंद्रा था. तो आनंद महिंद्रा का मैं शुरुआत से फैन रहा हूँ. मैंने कहा आई नेवर मेट हिम, मेरे को इससे मिलना है और मेरे को इसके लिए इस कंपटीशन में जाना है. अच्छा. सो आई पार्टिसिपेटेड इन दैट कंपटीशन एंड वो लीडरशिप का कंपटीशन था. आई स्टिल रिमेंबर जो फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस है उसमें मेरे को कुछ क्वेश्चंस आए थे. उसमें कहा था आप ये रूल मानते हो, ये रूल मानते हो. अब मैं काफ़ी ऑनेस्ट यूजली बिलीव करता हूँ. मैंने कहा नहीं मानता. But I kept going on. तो मैं एकदम actually I went to become the finalist in that, and I became a runner-up in that competition, All India competition. I got interviewed by Nitin Pranchpe. Nitin Pranchpe हिंदुस्तान HUL के CEO थे इंडिया. अभी वो ग्लोबल लेवल पे चले गए थे उसके बाद. HUL के इंडिया CEO थे. उन्होंने मेरे से डिस्कशन किया. उन्होंने सेम क्वेश्चन पूछा कि आपने लीडरशिप के लिए what is one example that you give? I told him an example कि in my first job I was youngest AE in Delhi as a electric distribution company. My reportees were 40-year-old, I was 23-year-old, my senior were 45-50-year-old. At that time the level of corruption was very high. And I just stopped that corruption, and very tense situation came. And when these people came to me, I told them that I don't care, I will stop this. And when it's become too much, I said I resigned. They offered huge amount of money. I was certainly in financial distress, but I resigned. So idea is that morals, ethics, इसके ऊपर compromise one नहीं कर सकता. अगर आप उसके ऊपर compromise करते हो तो इसे downfall from that. No matter how precarious the situation is, अगर आप as a youth, as a leader उन चीज़ों पे आगे चल सकते हो तो शायद आप एक people will naturally follow. ये leader कौन होता है? I think leader is a person जिसे लोग follow करें. और follow करें कह के नहीं, बिना कहे फॉलो करें, वो लीडर है. तो आई थिंक इफ यू वांट टू बी लीडर, आपका आचरण सही होना चाहिए, आपका अप्रोच ऑनेस्ट होना चाहिए, और विद द राइट इंटेंशन यू वर्क, पीपल विल फॉलो यू. आई थिंक दैट्स व्हाट आई थिंक टू बिकम अ लीडर. ग्रेट एडवाइस सर. तो सर, गुजरात के कोने में गांधीनगर में एक गिफ्ट सिटी इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और अच्छे से डेवलप हो रहा है, तो ये इंडिया के लिए आप क्या देखते हो कि इंडिया के लिए वो क्या ओवरऑल बेनिफिट लेके आ रहा है? इंडिया तो गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म तो बहुत कम लोग जानते होंगे शायद, अभी तो गिफ्ट ही हो गया है वो. In fact, when my father-in-law knew that I'm going to gift, he thought यहाँ पे टॉय बन रहा है. So but yes, his full form Gujarat International Financial Technology. तो टेक और फाइनेंस का संगम है. ये गिफ्ट है. तो गिफ्ट में क्या आएगा? फाइनेंस आएगा, टेक आएगा. तो गिफ्ट में दो पार्ट हैं, राइट? एक डोमेस्टिक पार्ट है, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन. दो पार्ट है. तो डोमेस्टिक पार्ट ऑफ गिफ्ट सिटी इज एनीवन कैन सेट अप देयर. सो शॉप्स, कमर्शियल ऑफिसेस, एनीथिंग कैन कम देयर. बट टेक कंपनीज कैन ऑल्सो देयर. अभी आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे आपको IBM, गूगल, कैपजेमिनी जैसी बड़ी टेक कंपनीज दिख जाएंगी. राइट. ब्लैकस्टोन ने वहाँ पे इन्वेस्ट करा हुआ प्रॉपर्टीज़ में. तो उस टाइप का सेटअप ऑलरेडी आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बाहर वाले पार्ट डोमेस्टिक में आ गया है. दूसरा पार्ट आता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन. वो एक बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट है इंडिया के लिए, बिकॉज वेयर इंडिया स्टैंड्स टुडे, इंडिया इज नॉट सॉल्विंग फॉर टुडे, इंडिया इज सॉल्विंग फॉर फ्यूचर. और कहाँ हम स्टैंड करते हैं और कहाँ उसका रोल आता है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में शायद गिफ्ट हर आदमी को, लाइफ को कहीं ना कहीं टच कर सकता है. इतना इस पोटेंशियल है इसके अंदर. और अगर आप कुछ एग्जांपल अगर आपको दूं,
तो आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि इंडिया के अंदर आप जो मार्केट देखते हैं, मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट आता है, वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आता है? ओके। वो इन्वेस्टमेंट आप हमेशा सोचते होंगे एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, एफडीआई आ रहा है, एफपीआई आ रहा है। 11,000 एफपीआई इन्वेस्टर हैं जो सेबी से रजिस्टर्ड हैं। ओके। ये इन्वेस्टर कहाँ है? ये इन्वेस्टर इंडिया के बाहर है, वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके। 11,000 इन्वेस्टर, वो जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं? अगर आप 4-5 साल 6 साल पहले देखें, जब गिफ्ट नहीं था, उस समय आपको दिखता था कि ये सिंगापुर और मॉरिशस से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहा है। ओके। और सिंगापुर और मॉरिशस से इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहा है, बट इन्वेस्टर कहाँ बैठे हैं? इन्वेस्टर तो नॉर्थ अमेरिका में है, यूरोप में है, तो सिंगापुर और मॉरिशस से क्यों आ रहा है? उन्होंने कुछ तो ऐसा क्रैक करा है कि वहाँ से इन्वेस्टमेंट आ रहा है। ओके। उस चीज़ को क्या हम क्रैक कर सकते हैं? क्या उसे हम ला सकते हैं देश के अंदर? क्या उसे हम यहाँ जॉब क्रिएट कर सकते हैं? क्या हम उससे कॉस्ट कम कर सकते हैं? क्या हम फ्रिक्शन रिड्यूस कर सकते हैं ताकि इंडिया के अंदर जो भी पैसा आ रहा है वो दूसरे देशों के रूल के हिसाब से आ रहा है, वो हमारे देश के रूल के हिसाब से आ जाए? राइट। वो गिफ्ट सिटी सॉल्व करता है। अच्छा। आप मुझे ऐसा सोचो कि जैसे मान लो कि सिंगापुर एक देश है, सिंगापुर के देश की पॉपुलेशन कितनी है? अब 50-55 लाख के आसपास है। आप अहमदाबाद में बैठे हैं, अहमदाबाद की पॉपुलेशन मेरे ख्याल से शायद 7 या 8 लाख है। राइट। सिंगापुर का जीडीपी आप समझो, आई थिंक शायद $500 ट्रिलियन है, 500 बिलियन के आसपास का ट्रिलियन है उस देश का, जिसमें से ऑलमोस्ट 70% जो है सर्विस सेक्टर से आता है। ओके। तो ये जो उस कंट्री का जीडीपी है, अब आप सोचो उसका कलर समझो कि वो जो सर्विस सेक्टर क्या है? सर्विस सेक्टर के बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं। एक फंड इंडस्ट्री पकड़ लेते हैं, तो वहाँ की फंड इंडस्ट्री ऑलमोस्ट $4 से $5 ट्रिलियन की है। ओके। 4 से $5 ट्रिलियन में से 90% जो फंड वो लोग लाते हैं वो बाहर डिप्लॉय करते हैं सिंगापुर के। वो सिंगापुर में डिप्लॉय नहीं होता, बाहर डिप्लॉय होता है सिंगापुर के। इंडिया में भी वहीं से आता है, कई जाते हैं। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि 80% फंड जो आ रहा है सिंगापुर में, वो भी बाहर से आ रहा है। तो सिंगापुर क्या कर रहा है? वो बाहर के फंड्स को लाता है सिंगापुर में और दूसरे देशों में इन्वेस्ट करता है। वहाँ हाई स्किल्ड जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, इंडस्ट्री क्रिएट हो रही हैं। तो सिंगापुर एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब है, ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर। तो ऐसे फाइनेंशियल सेंटर कौन से हैं? आप सोचिए, न्यूयॉर्क है, लंदन है, दुबई में DIFC है, चाइना के लिए हांगकांग है, दुनिया के लिए सिंगापुर भी है, इंडिया भी सिंगापुर पे, मॉरिशस ने भी काम करा है, मॉरिशस भी एक ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट सारी हैं क्यों आती हैं? वो इंडस्ट्री वहाँ क्यों डेवलप हो रही है? उसके कई आयाम होते हैं। एक आप समझो कि या तो वहाँ पे और वहाँ कौन कर रहा है, सर्विस कौन दे रहा है? तो ये बड़ा फेमस किस्सा है जो कहते हैं कि मोदी जी करीब 15-20 साल पहले सिंगापुर गए थे। वहाँ एक की रिवर है, सिंगापुर की रिवर कहते हैं, वहाँ पे वो मीटिंग करी उन्होंने सिंगापुर में बहुत लोगों से, जहाँ मिले वो सिंगापुरियन, जितने भी लोग वहाँ सर्विस कर रहे थे वो इंडियन। अच्छा। तो उन्होंने पूछा आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो उन्होंने कहा कि हम फाइनेंशियल सर्विसेज करते हैं। उन्होंने क्लाइंट कौन है, कस्टमर कौन है आपका? उन्होंने कहा इंडियंस हैं। अच्छा। तो आप यहाँ से क्यों करते हो? कि यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, यहाँ पे रेगुलेशन है, यहाँ पे टैक्सेशन है। उन्होंने कई रीजन बताए। उसके बाद मोदी जी ने वापस आके गिफ्ट सिटी की नींव रखी। अच्छा। उन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर भी मैं कैसा फाइनेंशियल सेंटर बना सकते हैं। तब तो खैर वो चीफ मिनिस्टर थे, अब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। लेकिन चीफ मिनिस्टर होते हुए उन्होंने ये सोच लिया था, एक फॉरवर्ड लुकिंग सोच है ये जो उन्होंने सोचा। लेकिन ये प्रोजेक्ट इंडिया के लिए, और तब उन्होंने इसके नाम में गिफ्ट में टी टेक्नोलॉजी रखा। 2008 की बात कर रहे हैं। तो 2008 में उन्होंने ये सोचा कि फाइनेंस टेक्नोलॉजी के बिना नहीं हो सकता। ये बहुत पुरानी बात है। तब उन्होंने टेक्नोलॉजी को इसमें फाइनेंस के साथ कंबाइन कर दिया। दिस इज अगेन ए वेरी फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच, बट उसका इम्पैक्ट इंडिया में बहुत मल्टीपल डायरेक्शंस में होने वाला है। ओके सर, अगर आप कुछ डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे हमारे ऑडियंस को कि जैसे आपने बोला ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग, ये गिफ्ट सिटी में, पर्टिकुलर गिफ्ट सिटी में कैसे सर, कुछ एक दो तीन पॉइंट्स अगर आप बताएंगे कि हाउ इट वर्क्स, मतलब क्या ऐसा है जैसे जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आता है? इंडिया को अगर आप सोचें आज के डेट में, इफ यू हैव सीन सम डेटा पॉइंट इन इंडिया, यू विल सी दैट रिफॉर्म्स आर हैपनिंग एट कंट्री लेवल, है ना? कंट्री लेवल पे काफ़ी रिफॉर्म आपको दिख रहे हैं। आप कुछ चीज़ें सोचिए, जैसे कि अभी भी रिसेंटली एक डीरेगुलेशन का एक कमीशन बनाने की बात हो रही है कि रेगुलेशन को कैसे कम करें इंडिया के अंदर। काफ़ी कानूनों को हटा दिया गया है,
आपके जो हर कानून, हर मिनिस्ट्री क्या करेगी, जितने उनके गाइडलाइंस हैं कैसे उसे स्ट्रीमलाइन करें। टैक्सेशन का डिस्कशन चल रहा है अभी, तो स्ट्रीमलाइनिंग और एफिशिएंसी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो हर लेवल पे हो रही है कंट्री पे राइट नाउ। बट गिफ्ट सिटी में हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये समझे कि बिजनेस बाहर क्यों जाता है। बिजनेस बाहर जाता है मेरे ख्याल से उसके 2 या 3 मेन डायमेंशंस होते हैं। एक डायमेंशन होता है कि या तो बाहर टैक्स एडवांटेज है जो हर बिजनेसमैन सोचता है, या फिर बाहर यू कैन से ओवरऑल इकोसिस्टम ऐसा बन रहा है कि वहाँ काम करने का एक सिचुएशन बहुत कंफर्टेबल रहता है। सो इट मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इकोसिस्टम हैव टू कम देयर। थर्ड डायमेंशन जो हमें शायद नहीं पता चलता आम जिंदगी में, वो होता है रेगुलेशन का। ये रेगुलेशंस हमारे जो है वो स्ट्रीमलाइन होने चाहिए। तो जब गिफ्ट सिटी के अंदर अप्रोच जो ली गई है, वो अप्रोच ये ली गई है कि बाहर के देशों में क्या क्या रेगुलेशन है। आप कोई एक इंडस्ट्री समझ लीजिए, मान लीजिए कि बैंकिंग इंडस्ट्री देख लेते हैं। तो इंडिया के जो बैंक्स हैं वो, उनको अगर इंडियन कंपनीज को फॉरेन करेंसी लोन देना होता है, आप ये जानते हैं कि इंडियन कंपनी डॉलर अकाउंट नहीं रख सकती इंडिया में। इसे हम कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी कहते हैं। इंडिया के अंदर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब क्या है, इंडियन कंपनी केवल रुपी के अकाउंट रख सकती है, रुपी में बिजनेस कर सकती है, फॉरेन करेंसी अकाउंट नहीं रख सकती। दूसरे देशों में होता है, अलाउड होता है, इंडिया में नहीं है अलाउड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इंडियन बैंक को भी जब लोन देना है आपको फॉरेन करेंसी में, कई बार होता है आपके ईसीबीज होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको फॉरेन करेंसी का लोन चाहिए होता है। उसके लिए इंडियन बैंक बाहर ब्रांच बनाते हैं, दुबई में, हांगकांग में, सिंगापुर में। वहाँ से वो यहाँ पे लोन देते हैं। या मान लीजिए इंडियन कंपनी बाहर जा रही है और बाहर जाके वो एक्विजिशन कर रही है, तो उसे फॉरेन करेंसी लोन चाहिए, तो इसे ईसीबी कहते हैं, उसे फॉरेन करेंसी लोन कहते हैं। तो आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से वो भी बाहर से देते हैं बैंक, इंडिया से नहीं दे पाते हैं। सो उस चीज को परमिट करना, वो गिफ्ट एफएससी के अंदर हमने बैंकिंग के रेगुलेशन जो हैं वो ऐसे बने हुए हैं कि बैंक सारे बिजनेसेस, चाहे होलसेल हो चाहे रिटेल हो, वो सब गिफ्ट सिटी में आके कर सकता है, उसे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा रेगुलेटरी हम कैसे करा उसे देख के अप्रोच ये कि सब देशों में देखते हैं कि कहाँ बेस्ट बिजनेस हो रहा है, कहाँ बेस्ट रेगुलेशन है, इसे हम बेंचमार्किंग करते हैं। सभी देशों में जब बेस्ट रेगुलेशन देख लीजिए, लेकिन उसे इंडिया के हिसाब से उन्हें समझ के नए रेगुलेशन बनाओ जो इंटरनेशनली बेंचमार्क्ड हो, सो दैट कोई इन्वेस्टर आएगा तो उसे लगना चाहिए दिस इज द राइट प्लेस फॉर देम टू डू। तो ये तो रेगुलेशन, ऐसे रेगुलेशन हमने हर इंडस्ट्री के ऊपर देखा है। तो मल्टीपल इंडस्ट्री, चाहे फंड्स हो, चाहे कैपिटल मार्केट हो, चाहे एक्सचेंजेस हो, चाहे आपके बैंकिंग हो। अभी हमने फाइनेंस कंपनी, इंडिया में एनबीएफसी कहते हैं, वहाँ फाइनेंस कंपनी हो, इन सब के इस तरह के हमने रेगुलेशन वहाँ पे बने हुए हैं गिफ्ट सिटी के अंदर। सो दीज रेगुलेशंस आर वेरी स्ट्रीमलाइंड रेगुलेशन। सेकेंड डायमेंशन जो टैक्सेशन का बोला मैंने, कि यूजुअली क्या होता है, आप सिंगापुर में जाके फंड बनाए या टैक्स ट्रीटमेंट हो, वो टैक्स ट्रीटमेंट हर इंडस्ट्री का वी सी व्हाट इज मोस्ट कॉम्पिटिटिव। सो सिंगापुर में फंड्स एडवांटेजेस होंगे, दुबई में कुछ और बिजनेस का एडवांटेजेस होगा। ये देखा जाता है कि गिफ्ट सिटी को दूसरे देशों से कैसे पैरिटी दिलाई जाए, सो दैट कोई बिजनेस गिफ्ट सिटी में आके इंफीरियर ना रहे फ्रॉम टैक्सेशन पर्सपेक्टिव और कॉस्ट पर्सपेक्टिव। सो उस हिसाब से यहाँ पे फिर टैक्स के लिए वो फ्रेमवर्क्स बनाए गए हैं, तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, टैक्स फ्रेमवर्क। बट सबसे अच्छी बात यह है कि दुनिया में कोई भी फाइनेंशियल सेंटर हो, आज तक ऐसा फाइनेंशियल सेंटर नहीं बना जिसमें बिजनेस डॉलर में हो और कॉस्ट रुपये में हो और टैक्स बेनिफिट हो। अच्छा, तो ये सबसे कॉस्ट एडवांटेजियस कॉम्पिटिटिव ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर है गिफ्ट सिटी आज की डेट में। इसका द वे इट्स डेवलपिंग, आज के टाइम में यहाँ 770-780 कंपनी हो चुकी हैं, जो 100 थी 2020 अक्टूबर में। वहाँ से अभी 780 के करीब पहुँच चुकी हैं। बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है सेंटर अभी। तो इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट ईच एंड एवरी इंडस्ट्री। क्या विजन क्या है गिफ्ट सिटी के पीछे, इंडिया के डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करेगा? जैसे इंडिया का आजकल एक थीम चल रहा है, वो आप अगर कहीं पढ़ें तो कहते हैं इंडिया एट 2047। तो उसका क्या है, अगर आप देखें अभी आज गवर्नमेंट कह रही है कि मुझे 2047 तक इंडिया को डेवलप्ड नेशन बनाना है। डेवलप्ड नेशन बनाने का मतलब क्या है? इंडिया, हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि इंडिया सशक्त देश बनेगा, स्ट्रॉन्ग देश बनेगा। बन गया है क्या या नहीं बना है? इट्स इन द जर्नी राइट नाउ दैट एक होता है सशक्त देश विच इज इंडिया इज गोइंग, एक होता है डेवलप्ड नेशन एंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो इंडिया 2014 में
10th लार्जेस्ट इकोनॉमी था दुनिया में, ओके अभी वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ओके और 2028 तक अनुमान है कि वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा ओके दुनिया में। देश जो इतनी तेजी से दौड़ रहा है, तो उसके दौड़ने के पीछे गति किसकी होती है? आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस को तेजी से बढ़ाने के लिए किस चीज़ की जरूरत होती है? डिमांड की जरूरत होती है, डिमांड, कैश फ्लो, कैपिटल। कैपिटल। तो आपको चाहिए सपोर्टिंग इकोसिस्टम, यू वांट कैपिटल एंड यू वांट डिमांड। ट्रू। तो लेट्स लुक एट डिमांड फर्स्ट। इंडिया का अगर आप इस समय पॉपुलेशन देखें, जो कहते हैं ना इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, चाइना 1.41 बिलियन है, इंडिया 1.45 बिलियन है, और हमारा एक यूनिक पॉइंट है, हम 65% यंग पॉपुलेशन है। यंग पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि इंडिया का मीडियन एज 28 ईयर्स है। ओके 28 ईयर्स मीडियन एज का मतलब क्या है? अगर आप इसे कंपेयर करो तो 1.45 बिलियन 28 मीडियन एज, 65% लेस देन 35। अब आप थोड़ा कंपैरिजन देखिए, आप जैसे देखिए कि यूएसए की पॉपुलेशन कितनी है। यूएसए की पॉपुलेशन है 350 मिलियन। ओके यूरोप की पॉपुलेशन कितनी है? वो है ऑलमोस्ट 750 मिलियन। तो इंडिया की पॉपुलेशन आज की डेट में यूएस और यूरोप से कंबाइंड से बड़ी है। ये हमारी पॉपुलेशन है। बट यूनिक पॉइंट क्या है कि आज की डेट में किसी भी कंट्री का अगर आप मीडियन एज देखो, चाहे यूएस का, चाइना का, you will see that they are more gravitating towards 35 से 40-45। जापान तो खैर 50 के करीब पहुंच रहा है, ओके कोरिया 44 के आसपास है, चाइना भी 40 के आसपास पहुंच रहा है, यूएसए अराउंड स्टिल रिलेटिवली यंगर, बट यूरोप इज हायर 45 इयर्स। व्हाट डज इट मीन? आज से 10, 15, 20 साल बाद जो वर्कफोर्स है वो कहाँ है? वो इंडिया में है। तो हमारे पास आज के डेट में अगर आप इंडिया का एक्सपोर्ट देखो, सर्विसेज 50% एक्सपोर्ट करती हैं, टेक 50% सर्विसेज एक्सपोर्ट है, टेक्नोलॉजी में 200-250 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट है। वो कौन दे रहा है? यही टैलेंट दे रहा है। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास रॉ मटेरियल है जो दुनिया को सप्लाई करेगा, और उसके साथ साथ ये कंजम्पशन है जो कंजम्पशन ड्राइव करेगा। जैसे इंडिया का अपना जो पर कैपिटल जीडीपी है, पर कैपिटल जीडीपी पिछले 10 साल में करीब दुगना हो गया। ओके है ना, करीब 2800-2900 डॉलर के आसपास है पर कैपिटल जीडीपी। ओके और 1500 से यहाँ आया है। और आपने देखा होगा 10, 12, 15 साल में क्वालिटी ऑफ कार्स, क्वालिटी ऑफ हाउसेस, क्वालिटी ऑफ इंटीरियर्स, ट्रू, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स यूज, क्वालिटी ऑफ टेस्ट, क्वालिटी ऑफ ट्रैवल, इट हैज इम्प्रूव्ड इन इंडिया। वेरी ट्रू। वो पर कैपिटल इनकम इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन इट। ओके, और इंडिया जैसे ग्रो होगा 2045-47 तक, ये कहते हैं पर कैपिटल जो है ये 9 गुना हो सकता है, 8-9 गुना यहाँ से। ओके, वो पर कैपिटल इनकम अगर हमारी 20,000, 22,000, 25,000 पहुंच गई अगर, तो क्या कंजम्पशन पावर होगी इस पॉपुलेशन बेस की? ये इंडिया का कंजम्पशन पावर हो सकता है फ्यूचर में। ट्रू, है ना, ये कंजम्पशन हो गया। लेकिन यही लोग अगर टेक जो हम कह रहे हैं टैलेंट चाहिए, जैसे दूसरे एज करेंगे तो उन्हें वर्कफोर्स चाहिए, वो वर्कफोर्स भी अपने पास है। तो डिमांड भी है, सप्लाई भी है, दोनों हमारे पास है। सही बात है। और दूसरा अगर आप इंडिया के ग्रोथ देखो, अब इंडिया को ग्रोथ करना है, ग्रो हम कहते हैं टिपिकली ग्रोथ, आप कहते हो कि ग्रोथ क्या होता है? 30 साल में हमारा ग्रोथ ऑलमोस्ट 7% एवरेज पे हुआ है, 7% एवरेज। ओके, दैट इज इंडिया ग्रोथ। ओके, चाइना का ये मैं आपको नॉर्मल रेट बता रहा हूँ, डॉलर रेट नहीं बता रहा। डॉलर रेट मीन्स आप रुपये का डेप्रिसिएशन और इन्फ्लेशन सब एडजस्ट करके बताओ। तो चाइना का इन्फ्लेशन रेट, ग्रोथ रेट इन डॉलर टर्म्स in last 96 to 21 is almost 11 to 13%. Okay. वो उस कंट्री का ग्रोथ रेट था। जब वो कंट्री उस तेजी से ग्रो कर रही थी तो कंट्री कहाँ पहुंच गई, डेवलप नेशन, और कैसे उसका पूरा डिमांड सप्लाई सब चेंज हो गया, कंट्रोल ओवर वर्ल्ड इकोनॉमी चेंज। इंडिया जब इस रेट से ग्रो करेगी आगे, इंडिया का भी ग्रोथ रेट कितना है? वैसे तो हम 8% चल रहा था, अभी 6.5%, 6.75% ज्यादा है लास्ट क्वार्टर का। बट अगर इसमें आप इन्फ्लेशन लगाओ जो आजकल 4-5% चल रही है, 11% का आपका हो जाएगा। और जैसे अगर इंडिया ग्रो करेगा तो हमारे शायद रुपये का डेप्रिसिएशन भी शायद कम होगा। तो हम करीब डॉलर टर्म्स में शायद 11 से 13% पे ग्रो कर सकते हैं। पोटेंशियल है हमारा। ये मेरा एस्टिमेट है, इट्स नॉट गवर्नमेंट एस्टिमेट, बट 11 से 13% पे आप ग्रो करोगे। एज गुड एज चाइना, as good as China was those days। अगर हम सब्जेक्ट टू सर्टेन, हमने कहा कि ये डॉलर टर्म्स बोल रहे हैं, सब्जेक्ट टू रुपये का डेप्रिसिएशन इतना ना हो, और शायद नहीं होगा। तो अगर इस तरह से ग्रो करेगा इंडिया, तो ऐसे ग्रोथ करने के लिए दुनिया वाले पीपल विल लाइक टू इन्वेस्ट इन सच कंट्री। तो दैट इन्वेस्टमेंट्स विल कम इनटू इंडिया। सो यू हैव पॉपुलेशन, यू हैव कंजम्पशन, यू हैव फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फॉलोइंग इंडिया, सब पैटर्न फॉलो होगा। लेकिन फॉरेन कैपिटल आता कैसे है?
फॉरेन कैपिटल आता है, उसके प्लेटफॉर्म चाहिए, जो हमने पहले समझाया। तो गिफ्ट सिटी वो एक कैपिटल वाला गेटवे बनेगा। ओके। जो कैपिटल कैसे इंडिया में आए, कैसे बाहर जाए एफिशिएंटली, वो सॉल्व करेगा। Okay. In lot of manners, private, personal, and all those things will get attached to it at some point in time. Okay. जैसे so कुछ दूसरी इंडस्ट्रीज, आई थिंक इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इंडिया में, जैसे आप समझिए कि इंडिया की ग्रोथ में जो हमने कहा कि ये सब चीज़ें सॉल्व करती हैं, लेकिन ग्रोथ कहाँ से आती है? मल्टीपल सेक्टर से आती है। कुछ सेक्टर पकड़ लेते हैं। अभी इंटरेस्टिंग पॉइंट आप देखिए कि अपना जो रोड है, रोड नेटवर्क, आपको मालूम है रोड नेटवर्क में अपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं इंडिया के। तो इंडिया का रिकॉर्ड 5-6 रिकॉर्ड है। उनमें से एक रिकॉर्ड ये है कि हम 38 किलोमीटर पर डे का रोड बना रहे हैं। अच्छा, तो इतना रोड बनाया है इन्होंने अभी। तो ये रोड नेटवर्क बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जो आप हाईवेज देखते हैं, एंड यू कैन सी द डिफरेंस। आई थिंक 10 साल पहले हम ट्रैवल करते थे बिटवीन इंटरसिटीज, हम कैसे ट्रैवल करते थे, आज कैसे ट्रैवल करते हैं। फ्रॉम आई रिसेंटली ड्रोव डाउन फ्रॉम गांधीनगर टू आगरा एंड केम बैक विद माय फैमिली इंक्लूडिंग यंग किड्स, एंड आई एंजॉयड द ट्रिप थॉरोली। रोड्स आर फैंटास्टिक एंड फैसिलिटी हाईवेज आर ग्रेट, बट ये रोड जो आती है इसमें कैपिटल लगता है, हाई अमाउंट ऑफ कैपिटल। आप देखते हैं जितने प्रोजेक्ट होते हैं वो रीट्स वगैरह में फिर लिस्ट होते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं। तो रोड्स के लिए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए, एंड दिस रोड नेटवर्क इंडिया अभी 2047 के हिसाब से आई थिंक दे आर टारगेटिंग सम 2035-36 तक शायद कुछ टारगेट्स हैं, शायद 50,000 किलोमीटर ऑफ हाई स्पीड रोड्स एंड नेटवर्क ऑफ ऑलमोस्ट आई थिंक 2 लाख 3 लाख किलोमीटर ऑफ हाई स्पीड रोड्स बाय 2047। ये जो रोड नेटवर्क आज देख रहे हैं, ये रोड नेटवर्क कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा आगे आने में, लेकिन उसके लिए भी क्या चाहिए? कैपिटल। अब आप अगर दूसरा सेक्टर देखें, अपने शिपिंग इज इंटरेस्टिंग सेक्टर। नाउ इंडिया's एक्सपोर्ट 90% ऑफ इंडिया's एक्सपोर्ट इट हैपेंस थ्रू मैरीटाइम। मतलब शिप से जाता है इंडिया का एक्सपोर्ट। अब इंडिया कह रहा है कि हमें जो अपना, हम कह रहे हैं कि ऐसे ग्रो करना है तो हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना है। इंडिया भी मेक इन इंडिया कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रही है, उसका एक्सपोर्ट बढ़ा रही है। ये सब जो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट का टारगेट लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमें टारगेट करना है $2 ट्रिलियन तो नियर टर्म टारगेट है। तो जब ये एक्सपोर्ट को आपको अगर बढ़ाना है, वो किससे जाएगा? शिप से जाएगा। नाउ सी इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट आज की डेट में इंडिया के जो एक्सपोर्ट हो रहा है 90% शिप से जा रहा है, और इसमें से 90% एक्सपोर्ट जिन शिप से जा रहा है वो इंडियन शिप नहीं है। तो हम डिपेंडेंट है फॉरेन शिप्स पे। कौन ले रहा है शिपिंग की सर्विस? इंडियन एक्सपोर्टर्स, इंडियन इंपोर्टर्स। कौन है? PSU भी हैं, गवर्नमेंट कंपनीज भी हैं, प्राइवेट एक्सपोर्टर्स भी हैं। बट जैसे आपने अभी देखा होगा कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, ये जो यूक्रेन रशिया का वॉर हुआ, उसमें सबसे पहले कौन सा यू कैन से यूरोप ने कौन सा वेपन यूज करा? दे यूज द वेपन वेयर दे डिसाइडेड दैट दे विल होल्ड बैक देयर लॉजिस्टिक्स। उन्होंने उनकी एयरक्राफ्ट मंगाए, क्योंकि एयरक्राफ्ट भी यूरोप के थे और शिप्स भी वहाँ के थे। इन्होंने कहा शिप यूज नहीं करते, एयरक्राफ्ट यूज नहीं कर सकते। इंडिया की आज की डेट में अगर आप ऐसा एक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है जो 90% बाहर की शिप से डिपेंड कर रहा है, ऐसा नेशन, तो वी आर डिपेंडेंट, कम्प्लीटली डिपेंडेंट। तो अभी जो हमारा थीम चल रहा है कि सेल्फ डिपेंडेंट, तो सेल्फ डिपेंडेंट के अंदर आपको शिप्स भी अपने ऑन करने पड़ेंगे, अपने लाने पड़ेंगे। एक शिप अगर आप देखें, जो शिप तो बहुत रेंज में आते हैं, लेकिन इंडियन ownership of ships in global terms is less than 1%. For large, India का shoreline कितना है? India का shoreline is 700 kilometers. कौन सी कंट्रीज हैं जिनका हमसे बहुत छोटा shoreline है लेकिन हमसे कई गुना ship ownership है? You can think of countries like Singapore also. क्यों? It's not that one certainly they have done lot of things right, but one part is also कि शिप जैसे जहाज को खरीदने के लिए कैपिटल जो चाहिए होती है सही कॉस्ट पे, वो वहाँ अवेलेबल है। तो इसलिए लोग वहाँ जाके, इंडियन कंपनी वहाँ जाके कंपनी खोलती हैं और वहाँ पे शिप्स फिर ऑन करती हैं। दुबई में जाते हैं, यूरोप में जाते हैं। तो वो कंपनीज को इंडिया में रहते हुए क्या शिप ऑनरशिप मिल सकती है? या वो शिप्स हम इंडिया फ्लैग में ला सकते हैं? उसमें कंसेप्ट होता है, फ्लैग का कंसेप्ट होता है। हर कंट्री का अपना फ्लैग होता है। इंडिया का फ्लैग के अंदर टनेज ऑनरशिप
हमें बढ़ानी है, ओके। तो क्या हम बढ़ा सकते हैं? तो ये कैपेसिटी हम यहाँ ला सकते हैं। और यही तो हमारा, अब आप इसको लिंक कीजिए अपने शिप यार्ड से। हमारे शिप यार्ड जो शिप बनाते हैं वो शिप्स किस टाइप के होते हैं? आर दे मैन्युफैक्चरिंग द बिग शिप्स विच आर बीइंग डन आउटसाइड? आज के टाइम मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग कहाँ है? अगर आप शिप की मैन्युफैक्चरिंग नेशन सोचेंगे, आपको चाइना दिखेगा, जापान, कोरिया, ये दिखेंगे। चाइना इज द लार्जेस्ट. What they have done in last 15-20 years is amazing. They have worked on regulation, they have worked on each and everything, they brought the capital, they created the capacity, and now they are the manufacturer of the world in terms of ships. दुनिया वहाँ से खरीद रही है। Okay. India के shipyards are capable, they are manufacturing defense ships also. लेकिन क्यों नहीं बना पाते हैं? क्या इशू है? कैपिटल बहुत बड़ा इशू है। तो कैपिटल वहाँ पे आके सही कॉस्ट पे पहुँच जाए, Indian shipyards can also manufacture ships. तो Indian can own ship, India can make ships. उसका सॉल्यूशन कुछ हद तक गिफ्ट सिटी में मिल सकता है। ग्लोबल कैपिटल फ्लोज को अभी यहाँ गिफ्ट सिटी के अंदर शिपिंग कंपनीज आ चुकी हैं, वो अपने जहाज ले चुकी हैं, बाहर की कंपनी आ चुकी हैं, आपके पास जापान की कंपनी आ चुकी है, फ्रेंच कंपनी आ रही है, इंडियन कंपनीज आ चुकी हैं, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडिया PSU कंपनी वो आ चुकी है। तो काफ़ी काम इस पर वहाँ चल रहा है। तो सर इतनी सारी वर्ल्ड लेवल की टेक कंपनियाँ जो गिफ्ट सिटी में आई है, तो ऐसा क्या ईज गिफ्ट सिटी ने दिया है और उसके पीछे क्या बेनिफिट होगा इतनी सारी टेक कंपनी आने से इंडिया को? पहली बात तो आप देखिए टेक कंपनी जहाँ आती है, तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी लाइफ में। मेरी जॉब मैंने बताया, मैं इन्फोसिस में गया था बेंगलोर में। राइट। उस समय देन बेंगलोर से मैं थोड़े टाइम के लिए मैंने हैदराबाद गया। मैंने पूना भी देखा है, उसमें पूना गया नहीं था, पूना भी देखा है। बट वन थिंग यू रेस्ट एश्योर कि जिस सिटी के अंदर टेक कंपनीज आती हैं, उस सिटी का 5-6 साल में डेमोग्राफी बदल जाता है, उसका लाइफस्टाइल, एवरीथिंग चेंजेस इन दैट सिटी, बिकॉज टेक कंपनीज अपने साथ Tier A प्रॉपर्टी लाती हैं, ग्लोबल टैलेंट लाती हैं, एंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स को लेकर आती हैं, विद देयर फुटफॉल बढ़ जाता है उन लोगों को। तो टेक कंपनीज कैन मेक लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग। गिफ्ट सिटी के अंदर अभी 2 डायमेंशंस में टेक कंपनीज, एक तो डोमेस्टिक साइड में है, मैंने आपको बताया गूगल, कैपजेमिनी वगैरह आई हैं। IFSC साइड में कुछ टेक कंपनीज हैं, जैसे इन्फोसिस, विप्रो, इनको लाइसेंस दिया गया है, एंड देन सम अदर कंपनीज आर आल्सो देयर। मल्टीपल टेक कंपनीज आर कमिंग देयर, दे विल जनरेट आई थिंक इन फ्यूचर लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। इनके आने का 2 कारण, एक तो हम टैक्स हॉलिडे है गिफ्ट सिटी में, कि आप जो गिफ्ट सिटी में रह के बाहर, अगर आप IFSC में, गिफ्ट IFSC में रह के जो आप बाहर एक्सपोर्ट करते हो, तो उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं लगता ऑन बिजनेस इनकम। तो टैक्स हॉलिडे है। लेकिन आई थिंक इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि गुजरात ने एक IT 2 पॉलिसी लाया गुजरात गवर्नमेंट। एक ला है गुजरात ITES पॉलिसी, तो 2022 में आई थी, 27 तक चलेगी। दूसरी पॉलिसी वो लाया अभी रिसेंटली, GCC पॉलिसी, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर, और पूरी दुनिया आज के टाइम में ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को लाना चाहती है। टेक इंडस्ट्री के अंदर भी गुजरात इज नोन मोर फॉर मैन्युफैक्चरिंग, राइट? सर्विसेज के लिए बहुत ज़्यादा जाना नहीं चाहता है, बट आई थिंक ITES इंडस्ट्री पॉलिसी जो लाया गुजरात गवर्नमेंट, ये बहुत अच्छी पॉलिसी है। इसमें अगर आप पॉलिसी में पढ़ें तो उसके अंदर वो पॉलिसी के अंदर उन्होंने बहुत एडवांटेज दिए हैं। एक एडवांटेज, जैसे एग्जांपल देता हूँ कि आप अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, तो बिग पार्ट ऑफ दिस कैपिटल एक्सपेंडिचर गुजरात गवर्नमेंट इज गोइंग टू गिव बैक टू यू फॉर 5 years, एवरी क्वार्टर। मतलब आप करेंगे, अपफ्रंट करेंगे, कैपेक्स तो अपफ्रंट होता है, लेकिन उसमें से वो पर क्वार्टर आपको 5 साल तक देंगे। ऐसे ही आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर जो होता है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर में बहुत बड़ा अमाउंट परसेंटेज कैटेगराइज कर रहा है, प्रोजेक्ट का साइज है उसके हिसाब से 15%, 20%, 25% का आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर भी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात आपको वापस देगी। ये वैसे तो पूरा गुजरात में एप्लीकेबल है, लेकिन गिफ्ट सिटी एक ऐसा इकोसिस्टम बन गया है जहाँ पे मल्टीपल फैक्टर्स एट प्ले। एक ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर है, टैलेंट आ रहा है, आपका स्मार्ट सिटी है, एंड Tier A प्रॉपर्टीज हैं। दैट्स व्हाई ऑल द इंडस्ट्रीज ग्रेविटेटिंग टुवर्ड्स दैट। Certainly IFSC side में many other benefit tax holidays available, that's why industry is coming there. Similarly अभी I think February के अंदर ही चीफ मिनिस्टर गुजरात गिफ्ट सिटी में आके उन्होंने एक अनाउंस किया था ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी, और अभी शायद एक इन्फिनियन का शायद न्यूज़ में भी था कि इन्फिनियन आके कुछ GCC बना रही है, सेमीकंडक्टर कंपनी। सो आई थिंक GCC के लिए भी सिमिलर इक्वली कॉम्पिटिटिव पॉलिसी वो लाए हैं गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। तो GCC होता है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। कोई MNC दुनिया में होगी, वो इंडिया में आके अपने ही सेंटर खोलती है
वो केवल उसी कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करती है। उसे जीसीसी, ग्लोबल इन हाउस सेंटर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बोलते हैं। ओके। जैसे अभी गिफ्ट सिटी के अंदर बैंक ऑफ अमेरिका है। बैंक ऑफ अमेरिका यहाँ पे 400 एम्प्लॉय का अंदेशा लेके आया था 2020-21 में। अभी नाउ दे हैव 2500 एम्प्लॉइज इन गिफ्ट सिटी। ओके। सो दिस इज द पावर ऑफ जीसीसी, इट कैन चेंज द फ्लेयर ऑफ द इकोसिस्टम। Okay. So GCC and tech companies both I think will fall into IT, ITES, एक इंडस्ट्री बोलते हैं, IT enabled services, दोनों उसके अंदर आती हैं। बट आप कोई भी सिटी इंडिया में देखिए जहाँ पे इंडस्ट्रीज गई हैं दोनों, इट हैज़ कम्प्लीटली चेंज द पावर इंडस्ट्री। जब फिनेंस और टेक, मैं इसे इस तरह से देखता हूँ कि फिनेंस जो है फ्रंट ऑफिस है और टेक जो है मिड ऑफिस और बैक ऑफिस है। बैक ऑफिस ज़्यादा कह सकते हैं। ओके। तो एक सिटी जहाँ स्मार्ट सिटी है इंडिया की, वहाँ पे फ्रंट ऑफिस है, वहाँ बैक ऑफिस है, ओवरऑल इकोसिस्टम है। वेरी यूनिक अपॉर्चुनिटी, वेरी यूनिक इकोसिस्टम। तो सर मतलब जिस तरह से ये जा रहा है या जिस तरह से गिफ्ट सिटी का डेवलपमेंट हो रहा है या टेक कंपनियां आ रही है, तो ये कह सकते हैं कि अहमदाबाद एंड गांधीनगर इज बिकमिंग न्यू बैंगलोर और हैदराबाद वेरी सून। हाँ, ऐसे कंपैरिजन ठीक नहीं लगता। इस कंपैरिजन के ही खत्म करने के लिए कुछ पॉलिसी ऐसी बनाई है ताकि टैलेंट वहाँ से मूव ना हो, एडवांटेज ना हो। ओके। यहाँ पे सारे एडवांटेज ऐसे दिए गए हैं गिफ्ट सिटी में, पॉलिसी ऐसी बनाई गई है कि जो भी यहाँ के बिजनेस करे वो इंक्रीमेंटल बिजनेस करे, ताकि लोग वहाँ से people can move, but industry should not move. They should come here, they set up the business, they should do incremental business. Okay. So India के लिए revenue additional हो, हाँ, उसके लिए tax holiday ले। So state versus comparison is not right, but हाँ, you are right कि एक country like India, which has to grow at 7 to 8% continuously for next 20-25 years, it requires a multiple engine of growth. True. One Bangalore, one Hyderabad cannot work for India. India needs many such centers, and Gift City will certainly be in future walking along with them. Is what I feel. सर एक लोकल बिजनेस और इंडिविजुअल के लिए गिफ्ट सिटी का क्या इम्पैक्ट है, और उसके बिजनेस में जैसे कि नॉर्मल शॉप, शोरूम या कोई भी नॉर्मल जो टेक या फाइनेंस में भी नहीं है, उसके लिए उसका क्या सिग्निफिकेंस है, वो कैसे उसको गिफ्ट सिटी कैसे उसको हेल्पफुल हो सकता है? इसके 2-3 एंगल से आप सोच सकते हैं कि शॉप वगैरह तो मैं नहीं कहूँगा, बट लेट मी डिस्ट्रीब्यूट इनटू 2 parts. One is corporate world, other is retail, individual. Retail, okay. So corporate world में you have different size of corporates, but typically if corporates required foreign currency funding at any stage, so I think Gift City can be very useful for them. Okay. Second thing, I think there are many tech companies here also. If they want to export services globally, they can also establish in Gift City. Third is if you want to, there are many startups. Okay. वो startup they want to raise funding. अभी गवर्नमेंट ने परमिट कर दिया है कि रेगुलेशन भी आ गई है कि इंडियन अनलिस्टेड कंपनीज कैन लिस्ट, जो इंडिया में लिस्ट नहीं हुई है, मतलब इंडिया के एक्सचेंज में अवेलेबल नहीं है, दोज कंपनीज कैन लिस्ट ऑन IFSC एक्सचेंज। अच्छा। विच मीन्स दैट आप अभी इंडियन एक्सचेंज में नहीं आए, स्टार्टअप है, आपका लीग टेबल बना हुआ है, आप इन्वेस्टर बैठे हुए हैं, आप इन्वेस्टर्स को एग्जिट देना चाहते हैं और लिस्टिंग करना चाहते हैं फॉरेन करेंसी में, देन देयर इज एन ऑप्शन ओपन फॉर एनी स्टार्टअप टू लिस्ट डायरेक्टली इन नॉट ओनली स्टार्टअप्स, इंडियन ओल्ड कंपनीज आल्सो, ओल्ड स्कूल कंपनीज आल्सो, ओल्ड इकोनॉमिक कंपनीज आल्सो, okay, which can list on IFSC exchanges directly. Okay. And I think it's a game changer in a way, because पहले options available नहीं थे। दूसरा क्या है कि इंडियन कंपनीज दे रेज फंड्स, टिपिकली व्हेन दे रेज फंड्स, मैं फॉरेन करेंसी का एग्जांपल जैसे आपको दे रहा था, उसमें क्या है कि इंडियन कंपनी अभी कहीं से भी अगर लोन लेती है इंडिया के बाहर से फॉरेन करेंसी में, चाहे वो ट्रेड लोन हो, चाहे वो नॉर्मल टर्म लोन हो, तो इस पर यूजली उसे विदहोल्डिंग टैक्स लगता है 20% का। ओके। तो मतलब जो कूपन दिया उसने इंटरेस्ट दिया, उस पर 20% का विदहोल्डिंग टैक्स लगता है। ये अगर वो गिफ्ट FSC से लोन लेता है तो उसे 0% विदहोल्डिंग टैक्स लगता है। तो लोन लेना बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाता है। तो इंडियन कॉर्पोरेट्स, मैनी कॉर्पोरेट्स इन एंड अराउंड गुजरात एंड बियॉन्ड, एक्चुअली दे आर ऑलरेडी टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक्स इन गिफ्ट। और बैंक इंडिया में गिफ्ट सिटी में अभी करीब आप समझिए कि 29-30 बैंक्स हैं, ओके, जिसमें 15-16 फॉरेन बैंक हैं। तो वो बैंक्स को सर्विसेज प्रोवाइड दे रहे हैं। तो दिस इज फॉर कॉर्पोरेट। फॉर इंडिविजुअल्स देयर आर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देयर। फॉर एग्जाम्पल इंडियंस जो है बाहर पैसा जो भेज सकते हैं वो 2 तरीके से भेजते हैं यूजुअली। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू इन्वेस्ट ग्लोबली अंडर LRS, एक RBI का एक
रूल होता है फेमा गाइडलाइन के अंदर, उसे लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम बोलते हैं, LRS। उसके अंदर एन इंडिविजुअल कैन सेंड स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी, I think $250,000 हैं per annum you can Okay. send as an individual. Okay. You can send outside India Okay. through LRS. That money you can send through GIFT IFSC also. Okay. So for example, अब कहाँ invest कर सकते हैं उसे? You can, if your kids are going outside for studying, then also you can channelize through that. You can also invest through that. Also, there are many funds in GIFT City. Those funds, that three kind of funds in GIFT City. One is inward funds, कि बाहर के इन्वेस्टर को पैसा इंडिया में ला रहे हैं, दूसरे बाहर का बाहर भेज रहे हैं। ऐसे भी फंड है जो इंडियन इन्वेस्टर्स दे वांट टू गो एंड इन्वेस्ट ग्लोबली, वट एवर टैक्स के हिसाब से दे वांट टू पे आउटसाइड, दो दे कैन इन्वेस्ट थ्रू दीज फंड्स outside. So for example, if you want to take exposure on say stocks in US market or Singapore market, वो आप गिफ्ट में फंड्स के थ्रू कर सकते हैं। अच्छा। या फिर you can also open demat accounts in GIFT, and through that you can hold foreign investments through those accounts also. That is also possibility. So an individual, you can also open foreign currency account. Okay. So you can hold your investment there. You can hold. There are multiple avenues. बट आपको अगर फॉरेन करेंसी का अगर एक्सपोजर चाहिए तो आप वहाँ कर सकते हैं। फ्यूचर में ऐसा भी शायद होगा कि वहाँ पे फॉरेन करेंसी के क्रेडिट कार्ड वगैरह इशू हों एंड ऑल दोस थिंग्स विल आल्सो गेट इनेबल्ड। अच्छा। सो इन्वेस्टर्स व्हेन दे आर ट्रैवलिंग दे आर डूइंग, दे कैन टेक लॉट ऑफ थिंग्स देयर। फॉर एग्जांपल एक बड़ा यूनिक चीज़ है कि वहाँ पे एक गुजरात से देयर मैनी NRIs ग्लोबली, राइट? अभी टिपिकली NRIs जब इंश्योरेंस लेते हैं वो इंश्योरेंस काफ़ी NRIs ऐसे होते हैं जो वापस भी आते हैं, तो उन्हें क्या दे वांट कि उनका लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस एक इंडियन कंपनी के साथ लिंक्ड हो। सो मैनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैव सेट अप इन गिफ्ट, और वहाँ से वो डॉलर में इंश्योरेंस दे रही है। Okay. तो वहाँ से NRIs आर परचेजिंग दोज इंश्योरेंस, सो दोज इंश्योरेंस कैन ऑल्सो बी परचेज फ्रॉम दैट प्लेस। ट्रैवल इंश्योरेंस कैन बी परचेज फ्रॉम दैट प्लेस व्हेन यू आर ट्रैवलिंग। सो देयर मेनी प्रोडक्ट्स व्हिच आर कमिंग इन गिफ्ट, जहाँ डॉलर आएगा और इंडियन का लिंक आएगा, वहाँ पे गिफ्ट सिटी के अंदर कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में, और अभी भी है और फ्यूचर में भी आएगी, इस व्हाट आई फील। क्या बात है। तो सर स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और जनरल पब्लिक फैसिलिटीज के डेवलपमेंट को लेकर के गिफ्ट सिटी में क्या प्लान है जो लोगों को अट्रैक्ट कर सकती है? प्लान का तो मैं अभी नहीं कह सकता, बट हाँ यू कैन से दैट अभी आपके स्कूल वहाँ पे ऑलरेडी है, लाइक नवाई नार्थी स्कूल, तो होटल्स हैं, 5-star होटल्स। I think one more hotel is work in progress. You have Leelavati Hospital coming up there. 6,000 flats are ready for possession there. Many have been handed over. So I think the biggest thing right now that has happened is that operationalization of this metro. Okay. Now metro has started. Okay. So I think the way gift city के बारे में हम जैसे बोलते हैं, when we explain to foreigners and we tell them it's walk to work culture, कि आप यहाँ पे जो है आपका घर भी हो, हॉस्पिटल भी हो, ऑफिस भी हो, जहाँ आप साइकिल से आ सकते हैं, पैदल आ सकते हैं ऑफिस तक। ये गिफ्ट सिटी एक ऐसा कंसेप्ट है विच इज अ वेरी यूनिक कंसेप्ट। बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन समवन आस्क्ड मी रिसेंटली इज दैट कि अभी बन गया, तो कहता अभी पूरा बना नहीं है, लॉट ऑफ वर्क इज गोइंग ऑन, लॉट ऑफ बिल्डिंग्स आर कमिंग अप, एंड व्हाट यू सी ओवर द सरफेस राइट नाउ इज जस्ट अ फ्रैक्शन. I think a lot of is under works. Many rights have been allotted, buildings are coming up. So I think skyline of gift city is changing and will continue to change. अच्छा. And it's going to develop in a very different shape as we go up. क्या बात है सर. I think interesting part यहाँ पे ये है कि वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ भी परमिटेड हो गई हैं, तो अभी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ वहाँ आ गई हैं. तो यहाँ पे अभी 2 ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी खुल गई हैं, यूके की 2-3 यूनिवर्सिटी आ रही हैं. तो जो इंडियन स्टूडेंट्स को बाहर भेजते थे, और आजकल जो व्यवस्था चल रही है, वीज़ा, दिस एंड दैट, रेसिडेंटशिप, at high cost people are going out and then they have to come back. They will be able to do same quality of education or same degree in gift city at a fraction of cost of what they would have done there at a comfort of being in the country. Wow. So ये एक different dimension आ रहा है, और ये यूनिवर्सिटी का एक इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से आई थिंक डेवलप होगा शायद यहाँ पे. तो ये एक अलग अपॉर्चुनिटी है. सो ये एक फाइनेंशियल सेंटर के अंदर आपका यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, आपके हॉस्पिटल भी हैं, घर भी हैं, ऑफिस भी हैं, टेक कंपनीज भी हैं, MNCs भी हैं, फाइनेंस भी है. तो इट्स अ प्रॉपर मिनी सिटी इन इटसेल्फ. तो एक मोदी जी ने एक बहुत अच्छा एक बोला था, एक इवेंट में यहाँ आए थे, उन्होंने कहा था कि अहमदाबाद हैज़ अ ग्लोरी ऑफ हिस्ट्री. अहमदाबाद पास्ट है, गांधीनगर नया शहर है, ये प्रेजेंट है, अच्छा, और गिफ्ट सिटी फ्यूचर है. क्या बात है.
सर और कोई इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री जो गिफ्ट जिसको बेनिफिशियल हो सकता है, मतलब जिससे इन्वेस्टमेंट वो इंडस्ट्री का आ सकता है गिफ्ट सिटी में, आपको लगता है? ऑल इंडस्ट्री विल बी इम्पैक्टेड, बट आई थिंक एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने शिपिंग की बात करी, दूसरा लॉजिस्टिक्स में आता है एविएशन। ओके। अब एविएशन के अंदर आप इंटरेस्टिंग देखिए कि इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 700-800 एयरक्राफ्ट्स हैं। ये एयरक्राफ्ट में से अभी तो खैर अब पिछले 3-4 महीने खैर कुछ और ऑनरशिप आ गई है कुछ एयरलाइंस की, लेकिन टिल अराउंड 2 years बैक ऑलमोस्ट 90% एयरक्राफ्ट्स ये ऑपरेटिंग लीज पे थे। ऑपरेटिंग लीज का मतलब होता है लोन पे, मतलब लोन भी नहीं, रेंट पे। ओके। तो मतलब इंडियन एयरलाइंस का जो फ्लीट आप देखते हैं, जिस प्लेन में आप जाते हैं दिल्ली, वो फ्लीट, वो एयरक्राफ्ट वो रेंट पे थे। ओके। रेंट पे का मतलब क्या है कि आप और हम जो पे कर रहे हैं उसका एक बड़ा पार्ट इंडिया के बाहर जा रहा है। ओके। तो फॉरेक्स लॉस है। बट ऐसे मैंने कहा स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री है। आप कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखिए कि इंडिया में 2014 में करीब 75 एयरपोर्ट्स हैं, 35। अभी ऑलमोस्ट 151 एयरपोर्ट्स हैं। ओके। and double and going forward ambition is to reach 350 airports. Okay. So जब ये 350 एयरपोर्ट्स आएंगे, पीपल ट्रैवल करेंगे, पार्सल्स ट्रैवल करेंगे, लॉजिस्टिक्स ट्रैवल करेंगी, तो ये एयर एविएशन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट फॉर ईज ऑफ मूविंग पीपल, नॉट ओनली विद इन इंडिया बट ऑल्सो अगर आप देखें इंडिया, आप कहीं भी जाएँ इंटरनेशनली, आप यूजली कहाँ से होके जाते हैं? इंटरनेशनली जाते यूजुअली होता है दुबई होता है या होता है मतलब कोई एशियन कंट्रीज होता है। तो इधर जाओगे तो दुबई, उधर जाओगे तो साउथ ईस्ट एशिया। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो एयरलाइंस के पास जो जहाज हैं वो काफ़ी रीजन है। उनमें से एक रीज़न ये है कि इंडियन एयरलाइंस का जो जहाज है वो नैरो बॉडी जहाज है। अच्छा। नैरो बॉडी मतलब छोटे दूरी के लिए आते हैं, ये नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट होते हैं जिसमें एक लेन होती है, वो नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट होते हैं। ओके। वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट से आप बाहर जाते हैं इंटरनेशनल, आप कतार पकड़ी, एमिरेट्स पकड़ी, तो आपको यूजली वो 2 लेन वाले वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट मिलते हैं। तो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट इंडिया में नहीं है, कम है, इंटरनेशनल नहीं जाते हैं, हब बन के जा रहे हैं। लेकिन इंडिया इज़ प्रोवाइडिंग बिजनेस टू दोज नेशंस जहाँ वो हब बन के जा रहे हैं, बिकॉज वहाँ की एयरलाइंस की कनेक्टिविटी फिर ज़्यादा बढ़ गई है ग्लोबली, राइट, फीडिंग ऑन इंडियन बिजनेसेस। तो क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया अपने आप में फीडर बन जाए? क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी है? एक एयरक्राफ्ट कितने का आता है? एक जो छोटा नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट है ये करीब $50 मिलियन का आता है। ओके। तो $50 मिलियन ऑलमोस्ट आपका आज की डेट में 400-450 करोड़ का एक एयरक्राफ्ट है। और एक वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट करीब 150 मिलियन का आता है। प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, नया पुराना है, काफ़ी फैक्टर्स टिपिकली। अब इंडिया का ऑर्डर बुक कितना है? आप इंटरेस्टिंग फैक्ट अगेन, पुट इंडियन फ्लैग ऑन द चेस्ट, की दुनिया में इस समय सबसे बड़ी ऑर्डर बुक एयरलाइन ने जो ऑर्डर दिया है वो इंडिया की है। अच्छा, क्या बात है। इंडिया की ऑर्डर बुक सबसे बड़ी है, लेकिन इंडिया के जो एयरक्राफ्ट हैं वो किस में? रेंट पे। अच्छा। तो इंडिया जब बढ़ेगा तब भी हम रेंट पे जहाज लेते रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये इंडस्ट्री डबलिन आयरलैंड के अंदर बहुत बड़ी बनी हुई है, हांगकांग सिंगापुर में बड़ी बनी हुई है। तो वहाँ पे ऐसे इकोसिस्टम बने हैं कि वहाँ से बिजनेस बहुत एफिशिएंटली हो सकता है। वो टैक्स हो सकता है, कॉस्ट ऑफ बिजनेस, काफ़ी रीजन हो सकते हैं, काफ़ी एफिशिएंटली हो सकता है। हमने उसे गिफ्ट सिटी के अंदर जैसे बनाया है, उस इंडस्ट्री को लाने की कोशिश हो रही है। उस इंडस्ट्री को लाने का मतलब क्या है? इस जो हमारे इंडिया का ऑर्डर बुक है इसके लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट इज ऑलमोस्ट $100-125 बिलियन। ओके। इतना इन्वेस्टमेंट है इसमें। ये इंडस्ट्री बाहर जॉब क्रिएट कर सकती है, ये इंडस्ट्री गिफ्ट में जॉब क्रिएट कर सकती है, इंडिया को कंट्रीब्यूट कर सकती है। और टिपिकली जब ऐसी एक इंडस्ट्री आती है तो इसके साथ एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग सॉल्यूशंस आते हैं। ओके। और फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग सॉल्यूशन एक इंडस्ट्री को नहीं देती, वो मल्टीपल इंडस्ट्री को कट करती है। वो एक एलिवेशन होता है। जैसे आप हांगकांग सिंगापुर कहीं जाते हैं तो आपको दिखता है वहाँ की जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री बहुत मैच्योर है, वो एक नए सॉल्यूशन देती है जो अभी अवेलेबल नहीं थे यहाँ। तो यहाँ जब ये इंडस्ट्री आएंगी तो एक अलग लेवल के फाइनेंशियल सॉल्यूशन आएंगे और इंडिया के मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर क्लास में जाएंगे। सो अपने आप में ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है जो यहाँ से इम्पैक्ट होगी। अभी यहाँ से हो चुके हैं ऑलमोस्ट 65-70 एयरक्राफ्ट यहाँ से लीज हो चुके हैं। अच्छा। वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट एयर इंडिया ला चुका है, इंडिगो यहाँ से 25 जहाज जा चुका है। सो यहाँ पे ऑलरेडी इम्पैक्ट आ चुका है एज वी स्पीक। ठीक, अभी पिक्चर भी बाकी है, लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डन इन दिस एरिया ऑल्सो।
But I think you think of education, you think of finance, you think of aviation, shipping, anything that you tech, GCCs, you will find that जहाँ भी इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है और जहाँ वी कैन फाइंड सॉल्यूशंस, वो उसका सॉल्यूशन यहाँ गिफ्ट सिटी में किसी ना किसी तरीके से हो रहा है। तो अगर आप डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करेंगे तो आपके बच्चों को इम्पैक्ट करेगी। सर, आपके हिसाब से कोई भी वर्क प्लेस का एक्सटीरियर या इंटीरियर प्रोडक्टिविटी को कैसे इम्पैक्ट करता है? बिकॉज गिफ्ट सिटी में इतनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स, इतने अच्छे अच्छे इंटीरियर्स आए, तो वो सेंस में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वो कितना प्रोडक्टिविटी के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है? दो पार्ट, एक तो प्रोडक्टिविटी और दूसरा आई थिंक हमारा एंगेजमेंट काफ़ी एमएनसी से होता है, तो कैसे एमएनसी सोचते हैं। हाँ, मेरे ख्याल से जैसे एक बार मैं पूना गया था, एंड पूना में आई वाज लुकिंग एट जीसीसीज कहाँ काम कर रही हैं, एंड ओनली वन मैसेज केम बैक कि दे नीड टियर ए प्रॉपर्टीज। ओके, नॉट टियर ए प्रॉपर्टीज विद फैसिलिटीज। तो टियर ए प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉपर्टी विच आर प्रोवाइडिंग ऑल द सॉल्यूशंस, वहाँ ऐसे जो दिखने में भी अमेजिंग हो, नए आर्किटेक्चर्स हो, एंड इंटीरियर जो होते हैं, इंटीरियर वन इज डूइंग द इंटीरियर्स, अदर इज व्हाट यू फिट इनटू इंटीरियर्स लाइक सर्विसेज। तो वेदर यू आर प्रोवाइडिंग maybe the coffee houses there, maybe you are providing different kind of facilities, child care facilities, all those things there. So one is optics, other is facilities. I think आज की डेट में शायद सबसे बड़ा प्रॉब्लम MNCs फेस कर रहे हैं टैलेंट रिटेंशन का। ओके, यहाँ अभी भी थोड़ा ठीक है, लेकिन टीयर 1 सिटीज के अंदर टैलेंट एट्रिशन इट इज़ वेरी हाई। तो टैलेंट को रिटेन करने के लिए यू नीड टू प्रोवाइड बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, which comes in part of facilities, interiors, exterior, almost all of it. Very true. सर, आप ergonomic और sustainable interior पे कुछ बात करना चाहेंगे? Ergonomy तो I am a fan of it. Okay. Because I think मैं थोड़ा old school से हूँ, तो functional होना चाहिए चीज़। Ergonomy I think is functional. That whatever you are using, it should be comfortable. I tell you where I picked it is long back in 2003 when I started my journey. I remember the coders with me with 10-year journey, they had started facing problems in their limbs. Okay. And at that time itself, the concept of ergonomy was introduced to us by our company itself. It's very important. Okay. I think ergonomy is very important for health. True. So I think, and recently I was hearing a video in which very interesting video in which the crux of it is that कि आपको लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आती है ना, जब हेल्थ की प्रॉब्लम आती है वो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, हेल्थ की प्रॉब्लम रह जाती है। ट्रू। तो एर्गोनॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ, सो आई थिंक इट्स दी थिंग, पीपल शुड बी वेरी केयरफुल, और आजकल सिटिंग जॉब्स के अंदर इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी ट्रू। आई थिंक सस्टेनेबल का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग है, बट इन माई अप्रोच मेरा एक थॉट प्रोसेस, मैं इंटरेस्टिंग थॉट प्रोसेस आपसे शेयर करता हूँ, उसे आप सस्टेनेबल से लिंक कर सकते हैं किसी तरीके से, बट ये आज से नहीं आ रहा, वो बहुत पुराने इंडियन कंसेप्ट से आ रहा है। Okay. वो मैं अपनी लाइफ में बहुत फॉलो करता हूँ, जस्ट बिकॉज हमारे एक संस्कृत के टीचर थे, उन्हें शास्त्री जी कहते थे, हमारे 6-7 स्टैंडर्ड में 3-4 साल उनसे पढ़े, अति अनिग्रह, अति अनिग्रह। Okay. अति मीन्स टू मच, अनि मीन्स नहीं, ग्रह मीन्स घर, मीन्स किसी भी चीज का घर में टू मच होना इज नॉट गुड। ओके, सो आई ऑलवेज फॉलो, बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, आजकल लोग बहुत तरीके से बोलते हैं मिनिमलिज्म एंड ऑल दैट, लेकिन मेरा कंसेप्ट शुरुआत से है कि जैसे मेरे कबर्ड के अंदर कभी भी आपको 4 या 5 से ज्यादा पेयर ऑफ क्लोथ्स नहीं मिल सकता। क्या बात। तो इफ आई एम गोइंग एंड बाइंग ए न्यू शर्ट, अगर मेरा आयरन शर्ट भी घर में रखा हुआ जो मैंने 15 दिन 20 दिन नहीं पहना है, तो वो निकाल के मैं किसी को दे देता हूँ जो सही बंदा है, जो यूज कर सकता है। तो इस आई कॉल इट मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, तो जिस चीज का यूज मैं नहीं कर सकता ठीक से, महीने में 2 बार करूंगा और कोई आदमी हफ्ते में 2 बार कर सकता है, दैट इज बेटर मार्जिनल यूटिलिटी फॉर द सोसाइटी। तो मैं सस्टेनेबल को उस तरीके से ज्यादा सोचता हूँ, दैट इज माई थॉट ऑफ सस्टेनेबिलिटी, डिफरेंट वे। सो डोंट मिस यूज एनीथिंग, डोंट कॉज हार्म टू द नेचर, बट एट द सेम टाइम minimalize is also okay. In this today's world, consumption driven world, people may not connect with this concept too much. No, people are actually connecting. Young people are actually connecting with this minimalism. Nowadays, like minimalism is in trend, you can say. Is in trend. Okay. I think, but वो minimalism, I don't know, लोग
एब्जॉर्ब नहीं कर पाते सोल तक शायद, आई डोंट नो, बट सर आजकल इंटीरियर्स में भी अब अगर आप देखेंगे ना तो इवन आजकल के जो इंटीरियर्स होते हैं उसमें they want minimalism. They don't want too much Body. wooden paneling. wood Too much paneling and all wooden this, paneling in correct. their home. They want light colors. They want maximum to be done by interior styling instead of Correct. fixed furnitures. इंटीरियर में हो जाता है, हाँ लेकिन फिर भी अलमारी भरी रहती है। अलमारी भरी रहती है अलमारी। हाँ, हमारे बच्चों की भी भरी रहती है। सर अगर आप अभी फाइनेंशियल इंडस्ट्री में नहीं होते तो ऐसी कौन सी हॉबी है जिसको आप परस्यू करना चाहते हैं एज अ प्रोफेशन? मैं शायद हॉबी तो बहुत ज़्यादा हॉबीज मैंने पाली नहीं है, आई कैन नॉट से दैट, बट प्रोफेशन आई थिंक मैं शायद कोई, बिकॉज मेरा पैशन है, मैं काफ़ी लोगों को गाइड करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ, तो शायद फिनटेक वुड हैव बीन माय अल्टरनेट कैरियर पाथ प्रोबब्ली, बिकॉज उसके अंदर बहुत अपॉर्चुनिटी है, इंडिया इज गोइंग, और उसके अंदर बहुत इनएफिशिएंसी काफ़ी जगह है। अच्छा, तो मैं कहते मेरा हॉबी शायद मेंटरिंग है, एक तरीके से मैं कह सकता हूँ, तो आई मेंटर लॉट ऑफ पीपल, सो वहाँ से शायद probably area that I could have covered, maybe that is the one. Okay, great. It is combining my tech background and finance background. And the part. सर आपकी फेवरेट बुक या मूवी जो आपको इंस्पायर करती है? इंस्पायर करती है ऐसी मूवीज, आपकी कौन सी है? यू कैन से मुन्ना भाई है, या इंडियन मूवी पे जाए, या फिर थ्री इडियट्स है, या फिर मेरी तो एक फेवरेट मूवी और भी है दोस्तों के, हैंगओवर करके है। हैंगओवर। अच्छा, I mean, I think थ्री इडियट इज अ गुड एग्जांपल। थ्री इडियट, थ्री इडियट मुझे अच्छे से इसलिए भी है कि मैं जब एमबीए कर रहा था तभी आई थी मूवी, और ये देख के एग्जाम का बहुत प्रेशर था हमारे ऊपर, प्लेसमेंट का प्रेशर था, बट दिस ओपनड अप द माइंड डिफरेंटली। ट्रू, आई टोटली एग्री, थ्री इडियट इज द मूवी दैट इज इंस्पायरिंग जस्ट बिकॉज इट टेल्स यू टू चिल आउट, चिल आउट एंड रिलैक्स। वेरी ट्रू। बुक तो बहुत बढ़िया, बट कौन सी ड्राइव करती है मुझे, आई डोंट नो। आई थिंक एक है बुक, आई थिंक, बट इट्स it may not be relevant for your clients, but it's more on investments. अच्छा, because मेरे को थोड़ा वो इन्वेस्टमेंट का एक पैशन है। कौन सी बुक है तेरे? It's a book by which is collecting the, there are two books, I forgot the name of other one, but the first one is the collection of quotes from Warren Buffett. Quote from Warren Buffett, हाँ, तो उसमें I think he has given lot of quotes, lot of guidelines. His collection is not written by Warren Buffett, okay, but his approach and all has been covered there. Okay. And there is one more book. Book is by an Indian in US. I forgot the name of the work, but he also has not written the book. They have been captured by one author, okay, and placed in a collection. And this guy was very poor, and he was not able to study in US. He was a second generation in US, and he had to go to library to read and study. But he is one of the tier 1 investor, mentor in US right now, of Indian origin. And I still remember one of the concept from the book is that if my mother asked me to fix a microwave or anything in the house, or if my wife asked me to do these things, my approach is that I put a value to my hour, and it's an insane value, and I see that this value I will not derive from this work, and I do not do those works. So I will not go out to buy vegetable, I will not go out to buy fruits, I will not do this and that thing, because I can do much more productive work in that, and rest of the works I will outsource. So once you implement this in your life, suddenly lot of hours in your life become free, and you are able to efficiently use those hours. If you can put a very insane value to your hour job. Okay. So ये चीज मैं घर पे जाके मेरी वाइफ को बताऊंगा। सर कोई ऐसा फन फैक्ट जो बहुत कम लोग जानते हैं आपके बारे में, कुछ ऐसा बताना चाहेंगे आप, या फिर फन फैक्ट, या मे बी कुछ ऐसा हिडन टैलेंट आप में हो, या कुछ भी हिडन टैलेंट? Weird है, but my wife tells me that when I watch TV or movie, I start acting like them. So while watching I act. So मैं शायद अंदर acting का पैशन था शायद। Acting अभी दिखेगा नहीं, but acting और dancing का पैशन था पहले। अच्छा। At one time I used to do salsa and all those dances. क्या बात है? I have done good amount of stage performances. Have you? मतलब in your school days or? नहीं, in my job days also. I have done in US also. I have done in हैदराबाद ऑल्सो, बांग्ला से लेकर सालसा तक सब करा हुआ है। अभी क्या है, थोड़ा हैवी वेट हो गए। ये अगर क्वेश्चन में पूछता नहीं तो लोगों को कैसे पता चला?
नहीं, मतलब वन कैन नेवर इमेजिन। करेक्ट। तो सर आपसे बात करके और ऐसे इंसाइट्स गिफ्ट सिटी के बारे में, लीडरशिप के बारे में, यूथ के लिए एडवाइस जान करके हमें बहुत अच्छा लगा और हमारी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो। थैंक्स अ लॉट।